दिवाली की तहे दिल से आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरा पूरे साल का फेवरेट टाइम आ गया है, वो है मुहूर्त ट्रेड का टाइम। मुहूर्त आवर, ये वो आवर होता है जो 1 घंटा एक्सचेंज डिसाइड करती है और दिवाली डे पे ट्रेडिंग होती है। 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है और बोलते हैं कि इस टाइम पे लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस टाइम पे ये जो टाइम है ना, ये पैसे कमाने के लिए ज़्यादा नहीं होता है, ये टाइम बहुत स्पिरिचुअल होता है फॉर अस इन्वेस्टर्स। और मुझे तो ऐसा, मैं तो बिलीव करता हूँ कि इस मुहूर्त ट्रेड आवर में ना, जो भी हमारे देश में जो इंडियन मार्केट्स के लिए पैशनेट है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, राकेश झुनझुनवाला हो एंड या फिर चंद्रकांत संपन्न सर हो, सब के सब इस टाइम पे शायद मार्केट्स में देखते हैं मुहूर्त ट्रेड के टाइम। ये वो टाइम है सर जब इन्वेस्टर्स ना अपने बच्चों से, बीवियों से वो एंटर दबाते हैं उस स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो चाहे आप बड़ी क्वांटिटी लें, छोटी क्वांटिटी लें, इस मुहूर्त ट्रेड कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर लें, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग आपको पूरे साल मिलते जाए। सो आज हम बात करने वाले हैं वो स्टॉक्स जो मैं पर्सनली देखना चाह रहा हूँ फॉर मुहूर्त ट्रेड। उनका क्या लॉजिक है, क्यों ले रहा हूँ, क्या सेक्टर है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आप उसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर खुद डिसाइड करिए आप कौन सा स्टॉक लेना चाहेंगे, कौन सा नहीं लेना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुहूर्त ट्रेड में बाय द वे हम लाइव आने वाले हैं, तो आपके साथ हम एक साथ मुहूर्त ट्रेड को एंजॉय करने वाले हैं। फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर भी क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज GST 2.0 आ गया, तो गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, ज़्यादा अटेनेबल हो गई हैं एंड दिवाली टाइम है। इस टाइम पे एक इंडियन कंज्यूमर गाड़ी खरीदता है, तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, प्रोबेबिलिटी है अच्छे सेल्स फिगर्स शो करेंगे। और जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऑलरेडी ट्रैक्टर्स में सेल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हुई है वो 50% से बढ़ गई है। पैसेंजर व्हीकल्स में 11 to 12% से बढ़ी है, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर PVs हैज़ नॉट डन वेल, बट इनकी तभी भी ग्रोथ 11 to 12% हुई है। 2 व्हीलर्स में इनकी ग्रोथ 11 to 12% हुई है। कमर्शियल व्हीकल्स में इनकी ग्रोथ 14% तक हुई है। एंड आप शायद समझ ही होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ये कंपनी भारत की वन ऑफ द मोस्ट वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनीज है, बिकॉज ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स में है, ट्रैक्टर्स में है, कमर्शियल व्हीकल्स में है, 2 और 3 व्हीलर्स में है, अर्थ मूवर्स में है, और साथ ही साथ ये तो ऑटोमोबाइल्स हैं। ये कंपनी NBFC भी है, ये रियल एस्टेट में भी है, IT में भी है, हॉस्पिटैलिटी में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, डिफेंस में भी है। सो आपको बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। एंड 2025 वॉज फैंटास्टिक फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड आई शो यू हाउ। इनके आप फिगर्स देखिए। SUVs में इनका मार्केट शेयर है 22.5%, विच इज फैंटास्टिक। मतलब ऑलमोस्ट 1/4 मार्केट SUVs का इनका है, एंड SUVs ही फ्यूचर है एंड दे आर वेरी डोमिनेंट। एंड SUVs में दे हैव ग्रोन बाय 210 बेसिस पॉइंट्स। उसके बाद फार्म इक्विपमेंट में इनका मार्केट शेयर ऑफ 43.3%, एक लेवल पे मोनोपोली आ जाएगी। और इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें हुई है 170 बेसिस पॉइंट्स पे। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में 51.9% मार्केट शेयर है, मोनोपोली हो गई। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में 42.9% मार्केट शेयर है। फिर महिंद्रा AUM, टेक महिंद्रा, लाइफ स्पेसेस, महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा का रिन्यूएबल एनर्जी, हर जगह दे आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एंड इसमें बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे और क्या लगती है, आई एम वेरी बुलिश ऑन द इंफ्रा सेक्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया उसमें बहुत स्ट्रांगली वर्क करी है। एंड महिंद्रा ना उस इंफ्रा स्पेस के बहुत सारे पॉइंट्स को हिट करता है और ऑटोमोबाइल स्पेस को तो बहुत अच्छे से हिट करता है। सो मच सो कि दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, इंडियाज नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड, India's number 1 SUV brand if I take the revenue market share, India's number 1 light commercial vehicle brand below 3.5 tons, फिर India's number 1 electric 3 wheeler company. This is what Mahindra and Mahindra is. अब जाते हैं इनकी थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में। इनकी टोटल इनकम 14.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, सेल्स वॉल्यूम 12.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एंड प्रॉफिट मार्जिन हैज इंप्रूव्ड बाय 13.34%. एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये इनके रिजल्ट्स हैं 2025 में, जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक आई थी, बट महिंद्रा हैज डन जस्ट फैंटास्टिक। और जो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स रहे हैं फॉर दिस ग्रोथ, सबसे पहला है इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो काफी कंट्रोल में हो गई है। इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो कंट्रोल में आ गई है। एंड इनका जो हुक्म के पत्ते हैं ना, वो है इनके ट्रैक्टर्स और SUVs। और एनालिस्ट ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये दो चीजें महिंद्रा के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, ये 2026 में भी डबल डिजिट ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं। अब जब आप इनका शेयर लोगे तो सिर्फ ऑटोमोबाइल पर इन्वेस्ट नहीं
कर रहे हैं, आपको थोड़ा और डिटेल में भी देखना पड़ेगा। इनके दूसरे ग्रोथ जेम्स आई वांट टू फोकस ऑन। सबसे पहले इनका आता है हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट। टूरिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर इन इंडिया, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक टूरिज्म की बात कर रहा हूं। होटल्स आर डूइंग वेरी वेल। अब आप इनका देखेंगे 2025 में इनके पास है 5800 रूम्स एंड 2020 5 साल पहले इनके पास थे सिर्फ 3700 रूम्स, विच इज गुड। इनका 5 to 10 ईयर विजन क्या है? 2 to 3x ग्रोथ देख रहे हैं इन 5 years एंड 5x इन 10 years, सो दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस। लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे तो पहले तो उनकी जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई है, अब हेमंत सिक्का आ गए हैं और एक स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड कर रहे हैं प्रोग्रेस। तो ये तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि हाउ इज महिंद्रा डूइंग हियर। रियल एस्टेट लाइफ स्पेसेस की बात करेंगे तो 670 करोड़ से इनका 10,000 करोड़ का टारगेट है, मतलब 14x इन 5 years, 90% लैंड सिक्योर्ड। बाय द वे मैंने एक रियल एस्टेट में बहुत इन डेप्थ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए आप मुझे 50 कमेंट देंगे, आप लिख दीजिए RE तो 50 कमेंट्स आएंगे तो उस पर वीडियो पक्का आ जाएगी। नेक्स्ट सेक्टर आता है इनका सस्टेन, जो इनका रिन्यूएबल एनर्जीज के पार्ट है। ये 2.1 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग 5x ग्रोथ बाय 530। तो सिर्फ अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए महिंद्रा में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद इतना स्मार्ट मूव नहीं होगा, बिकॉज इनकी ग्रिप उसमें अभी भी बन रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लास्ट माइल मोबिलिटी की बात करेंगे तो 78,000 यूनिट सोल्ड, जो 5x है, और प्रेडिक्टेड है 10 to 15x ग्रोथ ओवर 10 years, मतलब ओवर 3,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। और एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली इस कंपनी के बारे में बहुत स्टैंड आउट करती है ना, 2020 में आप देखोगे इनकी बहुत सारी और सब्सिडीज थी, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि इनका फोकस एक ही है, ये वहीं पे धंधा करना चाहते हैं जहाँ पे इनका ROE इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 15 to 18%। ये वैसे ही स्ट्रैटेजिकली बिजनेस देख रहे हैं और बिजनेस में इनको इंटरेस्ट है ही नहीं अब लो मार्जिन बिजनेस में। अब इनके प्लान इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फ्रॉम 2025 to 2027 37,000 करोड़ प्लान है टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। 32,000 करोड़ है ऑटो एंड फार्म में, विच इज अगेन अ रूरल मार्केट बड़ा है इंडिया का, बहुत स्कोप है ग्रोथ का यहाँ पे। 5,000 करोड़ फॉर ग्रुप ऑफ बिजनेसेस जो इनके छोटे सब्सिडरी बिजनेस है। एंड 2025 में ऑलरेडी ये 10,392 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में डिप्लॉय कर चुके हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट चाहती है कि इनका ROE टारगेट इज 18%, इनका EPS ग्रोथ का टारगेट है फ्रॉम 15 to 20% कैगर, और 2021 से ये 63% कैगर में ग्रो किया। बट अगेन आई डोंट थिंक वन शुड एक्सपेक्ट 63% कैगर बिकॉज इट्स अ अनसस्टेनेबल ग्रोथ। सो दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैनेजमेंट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिजनेस बहुत अच्छा है। और अगर आपको इंडिया के रूरल विजन में बिलीफ है कि ये चलेगा एंड आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप इंडिया की EV स्ट्रक्चर में ऑप्टिमिस्टिक हो, आप इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्टिमिस्टिक हो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा शेयर है जो आप शायद कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हो एंड यू वांट कि गोयला आई वांट टू डू दिस स्टडी फॉर माय पोर्टफोलियो, कैसे करूं, मेरे पास टाइम का इशू है, नॉलेज का भी इशू है, इंटेंट का भी इशू आ जाता है, बेसिकली हाउ टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाऊं, कैसे बेकार स्टॉक्स हटा पाऊं विद टाइम, कैसे अच्छे स्टॉक्स ऐड कर पाऊं, कैसे नए सेक्टर्स को देख पाऊं। वेल, इसके लिए ना कोई टिप्स आपको हेल्प नहीं करेगी, जो आपको हेल्प करेगा वो है शुभ आरंभ। शुभ आरंभ हमारा दिवाली 2025 कैंपेन, जहां पे वी मेक श्योर दैट यू बिकम योर ओन फंड मैनेजर। मैं आपको अपने ऐसे टूल्स दूंगा, मैं आपको अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा कि सारी रिसर्च, सारी स्टडी, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैकिंग आप खुद कर पाओगे। सब डेटा आपके पास होगा और डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सिंपल फॉर यू, और हर चीज फैक्ट बेस्ड होगी। दिवाली कैंपेन है तो ऑफर और डिस्काउंट इतना भारी है कि आपको मजे आ जाएंगे। इफ यू वांट टू अटेंड दैट मास्टर क्लास, उसका लिंक नीचे है। शुभारंभ दिवाली 2025। लेट्स गो। अब आ जाते हैं सेकंड कंपनी की तरफ, और ये कंपनी शिप बिल्डिंग सेक्टर में है। नाउ व्हाई शिप बिल्डिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसको गवर्नमेंट सर बहुत हैविली पुश कर रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 4 से 5 सालों में गवर्नमेंट 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है इस सेक्टर में, सो दैट इंडिया में 3 नए शिप बिल्डिंग के क्लस्टर्स बन पाए। अगर आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे, आज के दिन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 1% इन वर्ल्ड शिपिंग आउटपुट। सर, हमारी खुद की शिप्स में ओनली 5% शिप्स आर मेड डोमेस्टिकली, और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट ये है दैट इंडिया शुड बी अ ग्लोबल हब फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर। हमारी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है दैट बाय 2030 इंडिया का शिप बिल्डिंग में आउटपुट शुड बी 7% वर्ल्ड वाइड, एंड यही आउटपुट शुड बिकम 69% बाय 2047 अंडर मरीन टाइम विजन 2030 एंड विजन 2047। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं।
एंड हाँ, बोलना आसान है, करने में डिफिकल्ट होगा. सो इंडिया कैन नॉट डू दिस विदाउट पार्टनर्स. सो इंडिया इज लुकिंग फॉर पार्टनरशिप्स विद जापान एंड साउथ कोरिया. और सर, ये बोला जा रहा है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में आ सकती हैं, बाहर से, प्राइवेट प्लेयर से, पब्लिक प्लेयर से. और इसका बहुत मेजर बेनिफिट मिलता है एक कंपनी को, जो है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, हमारे देश के लिए एक इमोशन है. ये कंपनी शुरू हुई थी 1934 में. बिफोर इंडिपेंडेंस ये कंपनी एग्जिस्टेंस पे आ गई थी. इस कंपनी को जाना जाता है बाय द शिप एंड सबमरीन बिल्डर्स ऑफ आवर नेशन. एंड इंडिया की एक प्रीमियर डिफेंस शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब ये कंपनी डिस्ट्रॉयर्स भी बनाती है और कन्वेंशनल सबमरीन्स उनको भी बना सकती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन मुंबई एंड नावा में जो उनकी फैसिलिटी है, इट कैन हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम कॉवर्ट्स टू सबमरीन ड्रिफ्ट्स टू नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप्स, एवरीथिंग. इनके कुछ की माइलस्टोन मैं आपको बताता हूँ. दे लीड शिपयार्ड्स फॉर सरफेस कॉम्बैटेंट्स. उसके बाद possesses 2 independent submarine assembly and launch lines. ये बहुत प्राउड होने वाली चीज़ है फॉर एनी कंट्री. पाइनियर इन वीर एंड खुकरी क्लास कॉर्वेट्स. उसके बाद रिसीव्ड मिनी रत्ना स्टेटस इन 2006. एंड रिसेंट जो इनका स्टॉक इतना अच्छा गया है, कंपनी ने ऐसे रिजल्ट्स दिए सर, इनको नवरत्न PSU का स्टेटस मिल गया है इन जून 2024. एंड ये पहली गवर्नमेंट ओन्ड शिपयार्ड है हु अचीव दिस. एंड सर 2025 has been nothing less but a blockbuster year for this company. अब मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स ने 6 हाइब्रिड मल्टीपर्पज व्हीकल्स बनाए हैं फॉर अ डैनिश क्लाइंट वैल्यूड एट 715 करोड़. एंड टू टॉप इट ऑफ, ये सिर्फ नॉर्मल नई वेसल्स नहीं है, लो एमिशन हाइब्रिड प्रोपल्शन पे काम करते हैं जो ग्रीन है, सस्टेनेबल है एंड शिप बिल्डिंग में फ्यूचर है. उसके बाद इस कंपनी ने एक्सपैंड किया है साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, पोर्टल वेसल्स के लिए, ऑफशोर सपोर्ट शिप्स के लिए, इको फ्रेंडली मरीन टेक्नोलॉजीज के लिए, विच इज अगेन ह्यूज बिकॉज दे आर कमिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. ये PSU नॉर्म से बाहर आ रहे हैं. और एक और लैंडमार्क आपको चीज बताऊं, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्विजिशन हो गया है ऑफ 51% ऑफ कोलंबो डॉकयार्ड PLC ऑफ वर्थ $52.96 मिलियन. हो सकता है कि आपको ये नंबर सुन के तब बड़ा ना लगे, बट सर बात ये ना, ये इंटरनेशनल एक्विजिशंस में आ गए. और मुझे पता है आपको यही लग रहा है कि हर्ष यार हम इंटरनेशनल चले गए, बट इंडिया का जो मेन पॉइंट है, हम R&D में लैग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कंपनी बाहर की कंपनी से डील नहीं कर पाएगी. करंटली आप सही बोल रहे हो, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे हैं. बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि इस कंपनी ने 2025 में 5% ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 117.54 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. इनके IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, उनके साथ कंबाइंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. इनकी जो की इनोवेशंस हैं, AI बेस्ड वेल्ड इंसेप्शन उन्होंने किया है, इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वेसल उन्होंने बनाया है एंड रोबोटिक ऑटोमेशन किया है फॉर शिप असेंबली. सो इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड 2025 ने सर ऐसा बेस सेट किया कि इस कंपनी के आने वाले 10 साल सेट हो चुके हैं. सबसे पहली चीज, दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अप टू 11 सबमरीन्स एंड 10 वॉरशिप्स साइमल्टेनियसली, विच इज अ मैसिव कैपेसिटी बूस्ट. उसके बाद इनके पास सेवरल लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, एक्सपेंशन इज क्लियर एंड 10 साल तक के ऑर्डर्स इनको ऑलरेडी दिख रहे हैं, इनकी ऑर्डर बुक सेट है. रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8 to 10% के, अगर जो एनालिस्ट के हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट ने एक मॉडेस्ट व्यू दिया है. और ये जो ग्रोथ होगी, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट पुश, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ द पुश ऑफ डिफेंस सेक्टर. उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो मैनेजमेंट बोल रही है कि प्रॉफिट मार्जिन्स हम 15% के आसपास ही देख रहे हैं. एंड ग्लोबल शिप बिल्डर्स, उनका भी इसी रेंज में प्रॉफिट मार्जिन आता है. सो दे आर इन अ गुड सिचुएशन. कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करेंगे, सो दे वांट टू मॉडर्नाइज देयर नहावा यार्ड. उसके बाद दे वांट टू अपग्रेड हैंडलिंग एंड लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टारगेट है डबलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इन 3 to 4 years. अब आते हैं फाइनेंशियल्स में, और बेस्ट चीज आपको पता है गोला क्या लगती है ना, बेस्ट चीज कंपनी के बारे में भाई, ये कंपनी डेट फ्री है, प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है. सो इट मेक दिस कंपनी वेरी वेरी सेफ. इनका जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट है वो है 6,400 करोड़ का, जो है एक तो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया नहावा में वो हो रहा है. उसके बाद सबमरीन लॉन्च फैसिलिटी एट एल्कॉक यार्ड. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी. फिर जो इनका वर्किंग कैपिटल है सर, वो बढ़ गया है फ्रॉम 3,169 करोड़ टू 4,891 करोड़. फाइनेंस कॉस्ट बड़ी मिनिमल है एट 4.40 करोड़. उसके बाद ऑर्डर बुक्स की बात करेंगे, एज ऑफ जून 2025 आप देखोगे इनके पास 29,918 करोड़ के ऑर्डर तैनात हैं.
अब हाँ, ये बात है कि ये ऑर्डर्स कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, बट इसको डिनाई नहीं कर सकते कि एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी इस कंपनी की ऑर्डर बुक दिखा रही है। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो चाहता है कि आपको डिविडेंड्स भी मिले, आपको एक पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, यू फील दैट इज सेफर, और ये डिफेंस में है, टेक्नोलॉजी में है, एक्सपोर्ट्स में है, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री, मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर दिस मुहूर्त ट्रेडिंग। और आई होप ये बात अनसेड है कि गोयला जो आपको स्टॉक्स बताता है ना, जो मैं स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ, मेरा हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहता है। वैसे लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, सो इट इज नॉट ऑन अ वीकली बेसिस। एंड एक और चीज़ है, आपको खुद रिसर्च पूरी करनी है, उसके बाद ही यू हैव टू डिसाइड व्हाट स्टॉक टू बाय। और अगर दिमाग में ऑलरेडी कुछ है ना स्टॉक कंपनी, कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं जा रहा हूँ अगली सेक्टर पे, जो है टेलीकॉम सेक्टर। अब बाय द एंड ऑफ 2025 इट इज फोरकास्टेड कि टेलीकॉम सेक्टर में 10 to 20% टैरिफ हाइक और होने वाला है, एंड ये 4th मेजर हाइक होने वाला है इन 6 years। एज अ कंज्यूमर इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट एज अ इन्वेस्टर इट इज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, बर्नस्टीन रिसर्च बोल रही है टेलीकॉम सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्साइटिंग फॉर द फ्यूचर। FIIs ने पिछले कुछ महीनों में हर जगह बेचा है, बट टेलीकॉम सेक्टर में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया है। बाय द वे, अगर टेलीकॉम सेक्टर में इंटरेस्ट है ना, आपके गोला ने टेलीकॉम सेक्टर में ऐसी डिटेल वीडियो बनाई थी ना, आपके मज़े आ जाएंगे एकदम। तो वो वीडियो आप लिख लो कहीं पे, या कुछ याद करना टेलीकॉम सेक्टर वाली वीडियो, फिर यूट्यूब में सर्च करना गोयला टेलीकॉम सेक्टर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब आपको इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट और देता हूँ। एक्सपेक्टेड ARPU, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, बाय 2027 इज 300 रुपीज़। अभी की मैं बात करूंगा, अभी एयरटेल का ARPU इज 245 रुपीज़, जो क्वार्टर टू क्वार्टर 5.2% इंक्रीज किया है। जियो का ARPU इज 203 रुपीज़, वोडाफोन आइडिया का ARPU इज जस्ट 163 रुपीज़। एंड 2025 से 2027 तक एक्सपेक्टेड क्या है कि मिड टू हाई टीन्स में कैगर ग्रोथ होगी। और क्यों होगी? बिकॉज राइजिंग डेटा कंजम्पशन, हमारा डेटा बढ़ता जाएगा, स्टार्टअप्स भी डेटा ड्रिवन हो रहे हैं, स्मार्टफोन अपग्रेडेशन हो रूरल मार्केट्स में। अब एक डिवाइस मोबाइल का जो 5-6 हज़ार का है, वो भी कैपेबिलिटी रखता है एक हाई डेफिनेशन वीडियो प्ले करने के लिए। एंड ग्रेजुअल टैरिफ नॉर्मलाइजेशन, अब कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करता कि एयरटेल का बिल बढ़ गया, जियो का बढ़ गया, अब हमारे लिए भी इट्स ओके ओनली। और जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको पता है कंपनी कौन सी है? वो है, आपने गेस कर लिया होगा, भारती एयरटेल, जो दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है। 18 कंट्रियों में है। इंडिया में कितनी डोमिनेंस है आई डोंट नीड टू टेल यू, क्या पता आपके पास एयरटेल कनेक्शन खुद हो, मेरे पास एयरटेल कनेक्शन है। इंडिया में है, श्रीलंका में है, 14 नेशंस ऑफ अफ्रीका में है। दे ऑफर मोबिलिटी, ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, सैटेलाइट सॉल्यूशन, OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल टीवी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरटेल के बारे में हम सब जानते हैं, तुम ज्यादा कंपनी क्या करती है उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सीधा उतर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ्स और लीडरशिप पे। और इनका 40% मार्केट शेयर है, अपने आप को सीमेंट करके रखा हुआ है। जियो का पूरा आंधी तूफान भी आया, बट भारती एयरटेल को वो हिला ही नहीं पाया। ARPU इनका 17% ईयर इंक्रीज किया था, 245, जो हमारी बात हुई थी। इनके पास कस्टमर 9.3 मिलियन लोगों ने ऐड किया है भारती एयरटेल में इन 2025। बिकॉज इफ यू कंपेयर सर्विस टू सर्विस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भारती एयरटेल इज मच बेटर सर्विस देन रिलायंस जियो, और वोडाफोन आइडिया तो ज़्यादा सेंस है नहीं। उसके बाद 5G की बात करेंगे तो उनका बेस डबल हो गया है, फ्रॉम 72 मिलियन टू 135 मिलियन। रूरल एक्सपेंशन ही कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने 85 मिलियन लोगों को ऐड किया है अक्रॉस मोर देन 90,000 विलेजेस। और जिनका 5G प्लस का रोल आउट है वो बढ़ता ही जाएगा। उसकी स्पीड, कॉस्ट एफिशिएंसी, विद टाइम एवरीथिंग विल कीप गेटिंग बेटर। अब थोड़ा इनकी और डिटेल सर्विसेज पे जाते हैं। इनकी मोबाइल सर्विस, जैसे मैंने बताया, 40% मार्केट शेयर है। फोकस क्या है? 5G मोनेटाइजेशन में, प्रीमियम पोस्ट पेड यूजर में ज़्यादा फोकस है, स्मार्टफोन अपग्रेड्स में, सो दैट ARPU बढ़ पाए। ब्रॉडबैंड की बात करेंगे तो 2025 में 2.4 मिलियन नए कस्टमर्स आए हैं। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेसेस 2,500 से ज्यादा सिटीज में लॉन्च हो गए हैं। इनके न्यू कंटेंट पार्टनरशिप हो रहे हैं विद एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक, SpaceX, स्टारलिंक। और आपने देखा होगा, आपको इनकी ऐप में भी, अगर आप एयरटेल यूजर हो, आपको ऐसे ऑफर्स मिलते रहते हैं। डिजिटल टीवी की बात करेंगे तो अब इनके पास IPTV सर्विसेज आ गई हैं, रिड्यूस सब्सिडीज हो गई हैं, ये अपनी ग्रोथ को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो इनके ऑल दीज 3 सेगमेंट्स आर ग्रोइंग इंटरेस्टिंगली। एंड दे हैव ऑल्सो ग्लोबल पार्टनर्स लाइक सिस्को, एरिक्सन, नोकिया, क्वालकॉम, सैमसंग, Google, Apple, IBM, Meta, Microsoft, OneWeb, SpaceX to give the cutting edge technology to its customers. And I can talk so much more about the business. अगर आप देखोगे, जो उनकी मैनेजमेंट बोलती है कि इनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है ना, वो 3 चीज़ों से डिफाइंड है। सबसे पहला कॉस्ट एफिशिएंसी, उसके बाद कैश फ्लो जनरेशन, उसके बाद आपका डी लेवरेजिंग।
और ये इनके एक्शन दिखा रहे हैं। पहली चीज़, जो नॉन स्टैंड ऑन 5G नेटवर्क है, दे हैव रिड्यूस कैपिटल एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, विच इज़ फैंटास्टिक। ARPU भी बढ़ा रहे हैं, ऑपरेशंस भी कम कर रहे हैं, इनका मार्जिन बढ़ सकता है। फिर वॉर टू वेस्ट प्रोग्राम में दे हैव सेव्ड मोर देन 100 बिलियन रुपीज इन 4 years। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका 553 बिलियन में है इन FY25, जो शायद होना ही है बिकॉज इनके इतने कस्टमर बेस हैं, और इसमें या अगर डायरेक्टली B2C ब्रांच में तो ज़्यादा लेंडिंग कुछ होगी नहीं, तो पैसे इनके पास आ ही जाएगा, सो तो होना ही है। स्पेक्ट्रम पेमेंट इनकी रिड्यूस हो गई है बाई 260 बिलियन रुपीज़, और इनका नेट डेट टू EBITDA हैज़ इम्प्रूव बाई 1.7 times। तो अगर आप इंडियन टेलीकॉम स्पेस देखोगे, आई नो ज़्यादा वोडाफोन आइडिया से कॉम्पिटिशन नहीं है, दे आर clearly the strongest in terms of their financial position, in terms of their balance sheets and P&L accounts. I actually also want to talk on their customer experience network leadership. I want to talk on their Airtel Cloud, जो उनका डिजिटल पिवट होने वाला है, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आई एम नो ऑलरेडी लंबी हो रही है। क्या करूँ यार, ये स्टॉक्स बहुत ब्यूटीफुल है, तो अब जितनी मैं और बात करना चाहता हूँ, बट वो टाइम का कमी हो रहा है मेरे पास, इसलिए अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है। मैनेजमेंट आप देखोगे तो B2B क्लाउड सर्विस के लिए बड़ी एक्साइटेड है। दे आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। वो ग्लोबल मोनेटाइजेशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। दे वांट कि एयरटेल प्लेटफॉर्म्स दैट गेट बिल्ट इन इंडिया इंटरनेशनल स्केल पे सर्विसेज ऑफर करने के लायक होने चाहिए। फिर कैपिटल एफिशिएंसी, दे वांट टू इंप्रूव द कॉस्ट एफिशिएंसीज इवन मोर। फाइनेंशियली फोकस करना चाह रहे हैं, जहाँ पे द मैनेजमेंट इटसेल्फ इज सेइंग दे वांट टू इंक्रीज द डिविडेंड्स इन फ्यूचर। ये बहुत कम मैनेजमेंट्स बोलती है मेरे एक्सपीरियंस में। दे वांट टू रिड्यूस देयर लेवरेज, दे वांट टू ग्रो देयर वाईफाई, देयर एंटरप्राइजेस, IoTs, डिजिटल सर्विसेज, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अगर आप वो हो जो बिलीव करता है इन डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस, एंड यू वांट अ कंपनी जो स्टेडी हो, आपको स्टेबल रिटर्न्स देती रहे, जिसकी ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, काम स्ट्रॉन्ग है, धंधा स्ट्रॉन्ग है, प्रूवन कंपनी है, भारतीय एयरटेल इज वन कंपनी जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और कंसिडर इतनी सारी चीजें करो ना, एक और चीज कंसिडर करो, एक लाइक दबा दो तो और मजा आ जाएगा। आई वांट दिस वीडियो टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल आर एक्साइटेड फॉर मुहूर्त ट्रेड, एंड आई वुड लव इट इफ यू शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हेरेवर यू वांट टू शेयर। तो शेयर करो, मजा आएगा। और अब नेक्स्ट कंपनी आती है NBFC सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो ये कंपनी नहीं है कोई जो शायद आप सोच रहे हो ना। फर्स्ट, वाई NBFCs? वाई? बिकॉज RBI ने ना अब हैवी पुश कर रही है। NBFCs का पहले क्या था, एक $750 मिलियन का कैप था कि वो बाहर से इतनी ही फंडिंग उठा सकते हैं। अब RBI ने कैप उड़ा दिया, जिसकी वजह से NBFCs ना अब डिफरेंट सोर्सेज से फंड इकट्ठे करते हैं। NBFCs की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और इंडिया में NBFC की लोन्स की, माइक्रो फाइनेंस लोन्स की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। वो तो 2023 के एंड में, 2024 में RBI ने इस डिमांड को खुद कैप कर दिया था, बिकॉज दे वर स्कैर्ड कि मार्केट्स विल क्रैश एंड प्लमेट हो जाएंगे। बट इस साल के स्टार्टिंग से ही 2025 से RBI बहुत रेट कट्स देता जा रहा है। इन 2026 में दे आर प्लानिंग सच सिमिलर रेट कट्स, बिकॉज 2025 में हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस समय माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स थे, जो NBFC दे रहे थे, उसमें NPAs बढ़े थे, डिजिटल लैंडिंग में काफ़ी स्कैम्स और फ्रॉड्स, ये सब चीज़ें हो रही थी। अब बोल रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2026 एनालिस्ट बोल रहे हैं इज द ईयर फॉर NBFCs, जहां पे RBI 2 रेट कट्स ऑलरेडी फोरकास्ट कर चुका है। इंप्रूविंग कंजम्पशन एंड रूरल डिमांड, वो भी बेटर हो रही है, एंड रूरल डिमांड काफी अच्छे से बढ़ रही है। अर्बन डिमांड आई वुड से स्टिल अ कंसर्न, IT सेक्टर को देख के क्या हो रहा है, और कॉर्पोरेट कैपेक्स वो भी बढ़ रहा है, एंड अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी बिकॉज अब टैक्सेशन भी काफी कम हो गया है। सो ओवरऑल दिस सेक्टर हैज गॉट अ हैवी पुश। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ 2009 में शुरू हुई थी, और ये कंपनी है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, और इस कंपनी ने 2 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा की फाइनेंसिंग कर चुके हैं। दे हैव पार्टनर्ड विद मोर देन 350 ओरिजिनेटर NBFCs, 50+ डिजिटल लेंडर्स, मोर देन 1300 इन्वेस्टर्स। दे हैव बिल्ट 360 branch network in 28 states, in 7 union territories, in 680 districts, and they have impacted more than 118 million lives. और इनका बिजनेस ना 2 चीज़ों में, पहले तो ये डायरेक्ट टू कस्टमर है, जहाँ पे कस्टमर को ये MSME को लोन्स दे रहे हैं, कंज्यूमर लोन्स दे रहे हैं, रूरल फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा जो इनका पार्ट है वो है इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस, जहाँ पे इनका फंड मैनेजमेंट है, जहाँ पे इनका स्ट्रक्चर्ड डेस्क प्लेसमेंट्स है, बैलेंस शीट्स लेंडिंग है, SaaS ऑफरिंग है। सो बेसिकली ये एक लेंडर भी हैं, और मोर इंटरेस्टिंगली ये एक प्लेटफॉर्म भी है। अब NBFC है, इसको समझने में जरूरी क्या है कि हम समझे कि इनका एसेट्स अंडर जो मैनेजमेंट है वो कैसे स्प्लिट है। सो यू अंडरस्टैंड कि इनका कहाँ से कितना पैसा रहा है, कहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ है, सो दैट आप इसको बेटर एनालाइज कर पाए। तो इनका 52% जो एक्सपोजर है ना वो रिटेल में है, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रिटेल लोन्स में ही है, जहाँ पे
2022 में इनका रिटेल एक्सपोजर में AUM वाज ओनली 17%, फिर 2024 में हुआ 45% एंड 2025 में है इट्स 52%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इनका पार्टनरशिप बेस्ड रिटेल लोन्स। ठीक है, बेसिकली लोन सिर्फ खुद नहीं देंगे, रिस्क शेयर करेंगे किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ भी। यहाँ पे इनका 29% AUM का इस कैटेगरी के अंदर आता है। 2022 में ये 15% था, फिर बढ़ के 2024 में 25% हुआ, अब 28 से 29% के बीच में आ रहा है। फिर इनकी जो थर्ड कैटेगरी आती है वो बहुत डिस्टिंक्ट थर्ड आती है, वो है डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर। और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज माइक्रो फाइनेंस लोन्स में ही बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में ही NPS की शोर थे, और IDFC फर्स्ट बैंक भी जो फंसा था ना, जो नीचे आ रहा था, वो इसलिए था बिकॉज उनका माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा था। इनका सिर्फ 3% है, और पहले मार्च 2023 में 7% था, मार्च 2024 में 6% हुआ, अब गिरा के उसको 2025 में सीधा 3% पे ले आए हैं। और फिर आता है इनका सिक्योर्ड बिजनेस लोन, जिसमें इनका 9% AUM एक्सपोज है, एंड पहले 2024 में 5% था, अब बढ़ के 9% हो गया। सो आप ओवरऑल ये बात देख सकते हो इनका बिजनेस किधर है। जो माइक्रो फाइनेंस रिस्की पार्ट है इसमें सबसे कम है, जो पार्ट्स कंपैरेटिवली सेफ हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन्स हो गए एंड पार्टनरशिप रिटेल लोन्स हो गए बिकॉज में रिस्क शेयर्ड है, बट जो उनका रिटेल एक्सपोजर है उसमें रिस्क है, लाइक एवरी अदर NBFC उसमें रिस्क है। और उसको और समझने थोड़ा डीपर और जाते हैं सो दैट आपको ना थोड़ी क्लैरिटी और मिलेगी। एज ऑफ जून 2025 इनका AUM स्टूड अंडर 13,351 करोड़, जहां पे 16% इनकी ग्रोथ हुई है इन FY25 एंड 12% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर इन Q1 FY26। और इनका आपको पता है ग्रोथ कैगर क्या है? इट इज 31% कैगर, विच इज समथिंग जो मुझे पर्सनली बड़ा एक्साइट करता है। अब इनके AUM का कॉम्पोजिशन आपको थोड़ा और बताता हूँ कि किस किस रीजन में इन्वेस्टेड है। एडवांस NBFC और कॉर्पोरेट्स में इनका 36% है, दैट इज होलसेल लैंडिंग, अगेन सेफ पार्ट। इन्वेस्टमेंट्स में जो डेट AIF लोन प्रपोजल्स हैं दैट इज 14%। फिर पार्टनर रिटेल लैंडिंग में इट्स 29%, डायरेक्ट रिटेल लोन्स में इट इज 15% एंड DA बुक एंड गारंटीज में इट इज 6%। उसके नीचे आते हैं, अगर मैं एसेट क्लास से डिवाइड करूंगा तो स्मॉल बिजनेस लोन्स इनके 40% के हैं, कंज्यूमर फाइनेंस के लोन्स इनके 32% के हैं, व्हीकल फाइनेंस के लोन्स 8% के हैं एंड माइक्रो फाइनेंस इज 15%। ये कम हो गया बिकॉज इन 2024 दिस वाज 23%। तो एक चीज जो आप देख सकते हो कि कंपनी ना डिलिबरेटली ये MSMEs और कंज्यूमर लेंडिंग की तरफ अपने आप को पुश कर रही है। अब थोड़ी और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और आउटलुक की बात करते हैं टू गिव यू बेटर क्लैरिटी। इनका जो ग्रोथ प्लान है, इनका AUM ग्रोथ है, दे आर टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 20 to 25% CAGR, which is very powerful, and that too for the next 3 years. Retail mix है, they want to take from 52% to 70% in FY 2028। तो ये रिटेल में बड़ी स्ट्रैटेजिकली ये घुसना चाह रहे हैं एंड फोकस सेगमेंट्स अगेन रूरल फाइनेंस, MSME और कंज्यूमर मार्केट है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो दे वांट टू एक्सपैंड इन रिटेल एंड फी बेस्ड प्रोडक्ट्स, जहां पे दे वांट टू ग्रो बाय 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स इन देयर रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड टारगेट इनका क्या है, 3.7 to 4% ये अपना रिटर्न ऑन एसेट्स मेंटेन करे। आपको सुनने में शायद कम लग रहा होगा, बट फॉर NBFC जो ऐसे स्केल करी है इट्स नॉट बैड एट ऑल। तो अगर एज ए इन्वेस्टर आप नेक्स्ट जेन NBFC को लेके एक्साइटेड है एंड इफ यू बिलीव कि इंडिया में लैंडिंग अभी शुरू हुई है और बढ़ रही है आगे, नॉर्दर्न आर्क इज अ स्टॉक जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये है सारी कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स, हाँ, बट आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से बिकॉज NBFC का बिजनेस तो पूरा ही अलग है। एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एक शिप बिल्डिंग में है, एक टेलीकम्युनिकेशन में है, सो यू कांट कंपेयर देम, बट येस आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कौन सा वो स्टॉक है जब लक्ष्मी जी का वास होगा मुहूर्त ट्रेडिंग में, आप कौन सा स्टॉक लेना चाहेंगे? YouTube लाइव मैं मुहूर्त ट्रेडिंग में करूंगा और वो वीडियो आपको एंड स्ट्रीम दिखेगी, तो उसको अभी जाके आप अपनी नोटिफिकेशन सेट करना कि आप आ जाओ। एंड एक लास्ट रिमाइंडर, इस मुहूर्त ट्रेड ना बहुत साफ दिल से बैठिएगा, बहुत सच्चे दिल से बैठिएगा। ये छोटे मोटे पैसे कमाने के चक्कर में नहीं, एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के इंटेंशन से बैठिएगा और अपने पूरे परिवार की ब्लेसिंग्स लेके बैठिएगा और just enjoy Muhurt trade. It is the bestest time of the year. So I'm really looking forward for you to meet us in Muhurt trade live session and और exciting करेंगे, ठीक है? So till then enjoy the festivities और आपको और आपके परिवार को बहुत 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 सारा प्यार। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.